तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस रिवीजन सेशन में जहां हम स्टार्ट करने वाले SRS 4400 की सीरीज। बिफोर बिगनिंग विद दिस सीरीज एक छोटी सी चीज हमको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है सर। क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड अ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है भाई, आपका जो क्लाइंट है आपको कुछ देता है, वो चीज आप चेक करते हो और चेक करने के बाद आप एक अश्योरेंस देते हो, आप एक ओपिनियन देते हो। बट अगर मैं कहूँ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट कोई है, तो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है आप कोई अश्योरेंस या ओपिनियन नहीं दोगे, जो आपके फैक्ट्स हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स है वो आप रिपोर्ट करके चलोगे, यानी देयर विल बी नो अश्योरेंस इन सच एंगेजमेंट। तो ये जो एंगेजमेंट होती है जिसमें आपको अश्योरेंस नहीं देते, इनको हम बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन सेशन। तो सारे बच्चे आ जाओ सर। रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स हैं आईसीआई की तरफ से, 4400 एंड 4410। सर 4400 किसकी बात करता है? 4400 कहता है यार मैनेजमेंट ना आपको बताएगी टेस्ट क्या करना है, मैनेजमेंट आपको बताएगी टेस्ट क्या करना है, प्लस ये भी बताएगी टेस्ट कैसे करना है। सो इसको हम प्यार से बोलते हैं क्या? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो ये कहता है 4400 इज अ एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर। 4410 किसकी बात करता है, ये हम नेक्स्ट रिवीजन सेशन में कवर करेंगे। ये बात करता है सर कंपाइलेशन एंगेजमेंट, यानी मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगी, जजमेंट्स देगी, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स देगी, सारी चीजें देगी, पॉलिसीज बताएगी, एंड अकॉर्डिंगली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके देने होते हैं। तो इसको कहते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो अभी फोकस करते हैं सर SRS 4400 पे। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट एक बार अपने नोट्स पे आओ, तो देखो क्या कहता है। जब भी मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, इसमें हम अभी फोकस कर रहे हैं SRS 4400, दैट इज एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर ऑन अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या देते हैं सर, हम खुद ओपिनियन परफॉर्म बनाकर देते हैं। बट जब मैं बात करूंगा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, आप चीजों को चेक करोगे, आप चीजों को वैसी चेक करोगे जो प्रोसीजर मैनेजमेंट या किसी थर्ड पार्टी ने आपको बताए हैं, यानी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। फिर जब चेक करने के बाद आपकी फाइंडिंग्स निकलती हैं, फैक्ट्स निकलते हैं, इन फैक्ट्स और फाइंडिंग्स को मिलाओ तो एक प्यारा सा नाम आता है फैक्चुअल फाइंडिंग। इन फैक्चुअल फाइंडिंग्स को आप रिपोर्ट करोगे और इन फैक्चुअल फाइंडिंग्स के बेसिस पे जो आपका यूजर है वो खुद अपना ओपिनियन बना के चलेगा। कम ऑन, जो आपका यूजर है वो खुद अपना ओपिनियन बना के चलेगा। इतनी सी बात आपने समझ के चलनी है। ठीक है सर। सो व्हाट इज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर? मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पे आपने क्या रिपोर्ट करना है? फैक्चुअल फाइंडिंग। सर फैक्चुअल फाइंडिंग कैसे रिपोर्ट करेंगे? जब आप परफॉर्म करोगे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर आप किसी भी चीज पे कर सकते हो, ये आप किसी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कर सकते हो। सर एलिमेंट मतलब रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, किसी पे भी, या किसी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है। सो एनी स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप इसके ऊपर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके फैक्चुअल फाइंडिंग्स देते हो, इसको हम बोलते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। क्या इतनी सी बात समझ आती है? हाँ सर। अब ये एग्जांपल के तौर पे आप अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल ले सकते हो कि मैनेजमेंट ने बताया ये आइटम टेस्ट करना है। मैनेजमेंट ने बस इतना नहीं बताया कि ये आइटम टेस्ट करना है, ये भी बताया कैसे टेस्ट करना है। क्या मैं बोल दूं यही डिफरेंस बन गया, यही कहीं ना कहीं डिफरेंस बन गया इसके और ऐसे 805 के बीच में, क्योंकि ऐसे 805 में मैनेजमेंट बताती है क्या चेक करना है, बट ऐसे SRS 4400 में ये तो बताती है क्या चेक करना है, बट साथ ही साथ ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं कैसे चेक करना है। तो प्लीज इस छोटी सी बात को ध्यान रखना, बिकॉज काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आती है। अब सर एक बात बताओ, जो ये बंदा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहा है, क्या इसका कंपनी का ऑडिटर होना जरूरी है? आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी। इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि कई बार आप देखो बोलोगे कि सर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की जो डेफिनेशन है यहां तो ऑडिटर लिखा है, यहां तो कहीं ना कहीं ऑडिटर लिखा है, बट स्टैंडर्ड सीधा सीधा बोलता है पर्सन परफॉर्मिंग द रिलेटेड सर्विसेज। पर्सन परफॉर्मिंग द रिलेटेड सर्विसेज नीड नॉट नेसेसरीली बी द ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि ये ऑडिटर हो। क्या इतनी सी बात समझ आई? हाँ सर, ये बात समझ गए। अभी तक जो डिस्कस किया एक बार फटाफट ये ऑब्जेक्टिव में भी कवर कर लेते हैं। ये कहता है आपका जो ऑडिटर है ये नेसेसरी प्रोसीजर्स करके चलेगा। सर ये प्रोसीजर कौन बताएगा? ये इसको एंटिटी बताएगी या कोई थर्ड पार्टी बताएगी, और प्रोसीजर करके जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स है वो ही रिपोर्ट करके चलेगा। ठीक है सर। याद रहे इसको सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग्स रिपोर्ट करनी है, कोई अश्योरेंस देना अलाउड नहीं है। सर अश्योरेंस नहीं देगा तो यूजर क्या करेगा? यूजर खुद अपना ओपिनियन बनाएगा। जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स हैं, जो प्रोसीजर्स और फाइंडिंग्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यूजर विल ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन। यहां पे हमारा कोई कंक्लूजन निकाल के देने का कोई मतलब नहीं है। प्लस याद रहे जो आप रिपोर्ट बनाओगे ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है। जो आप रिपोर्ट बनाओगे पूरी दुनिया के लिए नहीं है। रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टीज जिनके साथ आपने प्रोसीजर्स एग्री करें, जिनको आप फाइंडिंग्स और कंक्लूजन देना चाहते हो। ओनली दोज पार्टीज हु हैव एग्रीड टू द प्रोसीजर्स बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है, ठीक है सर। सो याद रखना एक छोटी सी समरी है, हम इस एंगेजमेंट में कोई अश्योरेंस नहीं देते, इसीलिए इसको नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट बोला जाता है। अब मैं आपको 3 एग्जांपल और बता देता हूं, बाकी नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या क्या होती है सर बता दो।
मैंने कहा इसमें बोलता है टैक्स रिटर्न्स बनाना। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए टैक्स रिटर्न्स बना रहे हो तो इसमें आपको एश्योरेंस थोड़ी दे रहे हो, उसने आपको टैक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, वो आपने फॉर्म में भर के सबमिट कर दी, तो टैक्स रिटर्न इज अ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसी तरह अगर मेरा क्लाइंट मेरे को बोलता है सीए साहब आप मेरे को ना थोड़ी कंसल्टेंसी दो कि कैसे मैं अपने टैक्स की सेविंग करूं, कैसे मैं अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करूं, तो जो आप ये मैनेजमेंट और टैक्स कंसल्टिंग देते हो ये भी कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो ये भी नॉन एश्योरेंस में चली जाती है। एंड लास्ट में जो एसआरएस वाली एंगेजमेंट हम अभी कवर कर रहे हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये भी नॉन एश्योरेंस का पार्ट बनती है। तो 3 एग्जांपल ध्यान रखना, 2 तो टैक्स वाले हो गए, 2 टैक्स वाले क्या हो गए, टैक्स की रिटर्न बनाना, टैक्स की कंसल्टेंसी देना, एंड लास्ट वाला क्या है सर, लास्ट वाला एसआरएस वाले एग्जांपल हो गए, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट। समझ गए सर। अब सर एक बात बता दो, ऑडिट और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या फर्क है? मेन एश्योरेंस का ही फर्क है। ऑडिट में आप खुद अपनी ओपिनियन बना के देते हो, खुद एश्योरेंस एक्सप्रेस करते हो, बट जब बात होती है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की, इसमें कोई एश्योरेंस नहीं होती, आप सिर्फ रिपोर्ट करते हो फैक्चुअल फाइंडिंग, यूजर्स हैव टू ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन। अब आईसीआई ने एक एग्जांपल दे रखा है, ध्यान से समझना। सर क्या एग्जांपल दे रखा है? आईसीआई कहती है कि आपने ना अकाउंट्स पेबल चेक करने हैं, आपने कहीं ना कहीं अकाउंट्स पेबल चेक करने, और अकाउंट्स पेबल चेक करने की ये वैलिड है या नहीं, और ये भी बोला कैसे चेक करना है, कंफर्मेशन लेके। तो जब आपको बताया गया क्या आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, और ये भी बताया गया कैसे चेक करना है कंफर्मेशन लेके, तो ये कौन से उसमें आएगा, ऐसे 805 में आएगा या एसआरएस 4400? सर ये एसआरएस 4400 में आएगा। तो इसमें आप क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ध्यान से समझना। सिंपल सी बात है, जो एंटिटी ने आपको लिस्टिंग दी है जिसमें नेम ऑफ ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं और उनके आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहे हैं, उसको कंपेयर कर लो। उसको आप कंपेयर कर लो कि भाई ये ट्रायल बैलेंस से एग्री कर रही है कि नहीं। अब ये जो नेम्स आ रहे हैं इनसे आप कंफर्मेशन मंगा लो या इनके स्टेटमेंट्स मंगा लो, ठीक है सर। सो ऑब्टेन द कंफर्मेशन और सप्लायर स्टेटमेंट। जब आपने कंफर्मेशन मंगाई तो उसमें अमाउंट्स आ रही होंगी, हाँ सर। उन कंफर्मेशन के अमाउंट्स को अपनी लिस्टिंग से चेक कर लो, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं या दोनों में वेरिएशंस हैं। अगर वेरिएशंस है तो उनको आप रिपोर्ट करोगे, उन फैक्चुअल फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करोगे विदाउट एनी अश्योरेंस, बिना किसी अश्योरेंस की ये बातें आपने रिपोर्ट करके चलनी है। इतनी सी बात बस मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है सर। अब सर एक बात बता दो, एक छोटी सी बात और, क्या ये जो बंदा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहा है, क्या ये जो बंदा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहा है या क्या ये कोई अश्योरेंस दे रहा है? मैंने कहा नहीं। तो जब आप अश्योरेंस नहीं देते ना तो आपका इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी नहीं है। जब आप कोई अश्योरेंस नहीं देते तो आपका इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी नहीं है। इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। बट सर व्हाट अबाउट द अदर क्वालिटीज? जो बाकी क्वालिटीज होती है जो कोई प्रोफेशनल में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब आप में होनी चाहिए, ये सब आप में होनी चाहिए। बट अगर इंडिपेंडेंस नहीं भी होगी चलेगा। ये बेसिक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब आते हैं सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो बड़े ही इजी हैं। मुझे बताओ ये जो है एंगेजमेंट, क्या ये ऑडिट एंगेजमेंट है? नहीं सर। क्या ये रिव्यू एंगेजमेंट है? नहीं सर। तो ये क्या है सर? ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो सबसे पहले आपने इसकी नटूरे लिखने हैं सर। नटूरे मतलब नेचर ऑफ एंगेजमेंट। ना तो ये ऑडिट है ना ये रिव्यू है, ये कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। तो सामने वाला जानना चाहेगा इसका पर्पस बताओ, व्हाट इज द पर्पस? तो नेचर और पर्पस बता देना। अब सर ये जो एंगेजमेंट है ना इसके बारे में बताओ कि आप कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, उसके प्रोसीजर लिख देना कि प्रोसीजर्स हैव बीन एग्रीड अपॉन, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर परफॉर्म करके जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स निकलेंगी उसकी रिपोर्ट के बारे में बता देना। ये रिपोर्ट सबके लिए नहीं है, ये जो रिपोर्ट है सबके लिए नहीं है। कहीं ना कहीं देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। तो ये जो 3 स्टेप प्रोसीजर है, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, और उसकी जो रिपोर्टिंग है, इसके बारे में आप अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखोगे। तो जल्दी से बताओ 5 पॉइंट जो आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। ना तो ये ऑडिट है ना ये रिव्यू है, तो सर क्या है? ये कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। तो फिर आप इसका पर्पस बताओ कि भाई क्लाइंट ने बोला ये चेक करना है, क्या चेक करना है, वो सब आप बता देना, पर्पस बता देना। फिर 3 चीजें बता देना आप कैसे इस एंगेजमेंट को करोगे। तो बताना क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो चेक होगी, यानी आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी टेस्टेड, ठीक है सर। उसके बाद सर क्या बताना है? आंटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म। एंड लास्ट पॉइंट इज लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। सर हमको ना ये बात तो समझ आ गई, बट हम ना ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर पाते। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, ऐसी इंगेजमेंट करने के लिए आपके पास आईडी होनी चाहिए, क्योंकि तुम ऑडिटर तो नहीं हो। ऐसी इंगेजमेंट करने के लिए तुम्हारे पास आईडी होनी चाहिए। सर ये आईडी कौन देगी? मैंने कहा आंटी देंगी। तो मेक श्योर आपने आंटी से आईडी ली। फिर से बोल रहा हूं, मेक श्योर आपने आंटी से आईडी ली। तो इससे तुमको याद आ जाएगा सर आंटी का क्या मतलब था? आंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आईडी का क्या मतलब था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी टेस्टेड। एंड ली का मतलब है लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। क्लियर है? चाहो तो वीडियो को पॉज करके फटाफट ये 5 पॉइंट्स अभी रिकॉर्ड कर लो। अब सर प्रोसीजर क्या है? ये एकदम वही सेम टू सेम प्रोसीजर है जो हम कवर करते हैं ऐसे 500 में। इसमें ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं है। लास्ट में आता है रिपोर्टिंग वाला पार्ट। इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, वही टाइटल है, वही एड्रेस है, लास्ट में वही सिग्नेचर, वही आपका
डेट टाइम प्लेस वो सब वो सेम ही आएगा, ठीक है। मेन है ये कुछ चीजें जो थोड़ी अलग अलग हैं। सर बताओ क्या? सबसे पहले तो आपने बोलना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जिस पे आप अपने प्रोसीजर करोगे, ठीक है। तो स्पेसिफाई द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगाओगे, वही टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाले फ्लो में चलना, ठीक है सर। उसके बाद ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उस पर आप कौन से प्रोसीजर लगाओगे उसके बारे में बताओ। यानी आप बोलोगे ये प्रोसीजर वो है विच हैव बीन एग्रीड अपॉन विद द मैनेजमेंट और द थर्ड पार्टी। सो प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड आर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर वाला एक पॉइंट और लिख देना, लिस्टिंग ऑफ द प्रोसीजर। क्या इतनी सी बात समझ आती है? हाँ सर। अब प्रोसीजर्स परफॉर्म करके आपको क्या मिलेगी? फैक्चुअल फाइंडिंग मिलेगी। तो बोल देना ये जो ऑडिटर की फैक्चुअल फाइंडिंग है वो आप डिटेल्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक बेसिक बातें जो हर स्टैंडर्ड में आती है, जो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने एंगेजमेंट कर रखी होती है वो आपको बताना पड़ता है। तो बोलोगे इट हैज बीन परफॉर्म्ड एज पर दिस एसआरएस और इसका पर्पस आप बता देना। क्या यहां तक बेसिक बातें क्लियर हैं? हाँ। अब इसके अलावा आपको यूजर को थोड़ा सावधान करना है। आपने यूजर को थोड़ा सावधान करना है। सर सावधान कैसे करना है? चार बातें बता के, यही चार बातें आईसीएआई ने आपकी जो आरटीपी थी मई 24 इसके अंदर पूछी थी। सर सबसे पहली बात क्या? सबसे पहले तो आपने बोलना है कि ये ऑडिट और रिव्यू नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऑडिट और रिव्यू नहीं है तो हम अश्योरेंस नहीं देते, ठीक है। ये आपने उनको सावधान करने की जरूरत है, ठीक है सर। दूसरा ऑडिट और रिव्यू वाला पॉइंट क्या कहता है कि अगर ऑडिट और रिव्यू करते तो ज्यादा प्रोसीजर करते, और अगर ज्यादा प्रोसीजर करते तो हो सकता है और बातें सामने आती जो अब नहीं आई हैं। सो statement that had the auditor performed additional procedure as per audit or review, there could have been other matters which would have come to the light that would have been reported। तो ऑडिट रिव्यू वाली दो बातें लिखना। सर क्या ऑडिट और रिव्यू नहीं है तो कोई अश्योरेंस नहीं है, और अगर ऑडिट रिव्यू करते तो कुछ और भी पता चलता। बाकी दो बातें क्या है? सर रिस्ट्रिक्टेड बातें हैं। बाकी दो बातें क्या? बोलो मेरे साथ, रिस्ट्रिक्टेड बातें हैं। सर रिस्ट्रिक्टेड बातें हैं मतलब ये जो रिपोर्ट है ना ये रिस्ट्रिक्टेड है लोगों को लेके, ये रिस्ट्रिक्टेड है लोगों को लेके ओनली टू दोज पार्टीज जिन्होंने प्रोसीजर्स एग्री करे हैं। समझ गए सर? दूसरा बोलना ये जो रिपोर्ट है ना ये रिस्ट्रिक्टेड है आइटम्स को लेके, आइटम्स अकाउंट्स को लेके विच हैव बीन टेस्टेड ओनली टू दोज अकाउंट्स और आइटम्स विच हैव बीन स्पेसिफाइड टू अस, डजंट एक्सटेंड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो दो पॉइंट ऑडिट रिव्यू वाले, दो पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड वाले, बस इतनी सी बात आपने समझ के चलनी है। इसके बाद वही पॉइंट्स आ जाएंगे डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट देखो कैसे पहचानना है एग्जाम में। तो ये कहता है कंपनी ने आपको बोला कंफर्मेशन लेनी है अकाउंट्स रिसीवेबल की। तो सारे बच्चे बताओ क्या इन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक आइटम बताया? हाँ सर। प्लस क्या इन्होंने मुझे ये भी बताया उसको चेक कैसे करना है? हाँ सर ये भी बताया। तो क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है? जैसे ये दो टेस्ट पूरे हो जाएं, सर इसको बोलते हैं एसके टेस्ट, ये हमने नाम बनाया इसका। एसके टेस्ट अगर पास हो जाए कि क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, तो बोल देना ये एसआरएस 4400 की एंगेजमेंट है। अब इसमें कुछ नहीं है सर, इन्होंने आपसे पूछा व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर इंक्लूजन स्पेसिफिकली फॉर सच एंगेजमेंट। तो जब आईसीआई खुद स्पेसिफिकली बोल रहा है तो आप ये जनरल बातें नहीं लिख सकते, आप ये टाइटल एड्रेसी वाली जनरल बातें नहीं लिख सकते, आपने स्पेसिफिक बातें लिखनी पड़ेंगी एंड जस्ट राइट देम इन अ फ्लो। सर फ्लो का क्या मतलब है? सबसे पहले बताओ कौन सी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक किया, फिर बताओ कौन से प्रोसीजर थे जो आपने एग्रीड अपॉन करे, उनकी लिस्टिंग दे दो, ठीक है। प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या मिला? फैक्चुअल फाइंडिंग मिली, और ये सारा मामला आपने कौन से एसआरएस के हिसाब से किया, उस एसआरएस का नाम दे दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ प्रिकॉशनरी वाले चार बातें बताई थी, जल्दी से बताओ क्या? दो पॉइंट ऑडिट रिव्यू वाले कि ये ऑडिट रिव्यू नहीं है तो कोई अश्योरेंस नहीं है, ऑडिट रिव्यू करते तो शायद कुछ और मिलता, एंड दो बातें थी रिस्ट्रिक्टेड वाली कि रिस्ट्रिक्टेड टू द पार्टीज, रिस्ट्रिक्टेड टू द आइटम व्हिच हैव बीन टेस्टेड। That's all for right now. I hope you enjoyed this revision. 13 minutes and 30 seconds it took us for this detailed revision, and I am sure अगर ये SRS का क्वेश्चन आता है तो आपके एग्जाम में फुल में से फुल आएंगे। Keep going like this and yes, यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो दोस्तों।